चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अच्छा उत्तर लिखने के संबंध में कुछ सिद्धांतों के बारे में। पिछले हफ्ते भी मैंने मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत आपको बताया था कि एक अच्छे उत्तर में क्या होना चाहिए। जैसे कि सबसे प्रमुख बात आपको बताई थी कि किसी भी उत्तर का विषय वस्तु, मतलब प्रश्न में जो पूछा गया है, जिस संबंध में पूछा गया है, उसी संबंध में आप अपने उत्तर लिखें। दूसरी बात कि आपके उत्तर में एक परिपक्वता का आभास होना चाहिए, एक मैच्योरिटी लेवल होनी चाहिए। मतलब अगर आप अपने आप को एक परीक्षक के रूप में रखें और किसी भी उत्तर का मूल्यांकन करें, तो आप उस प्रश्न का उत्तर किस रूप में चाहेंगे या क्या आपको अपेक्षित होगा उस उत्तर से। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक तौर पे परीक्षक होकर मैंने आपको उत्तर लिखने को कहा था। ठीक है, कुछ और सिद्धांतों के बारे में आज मैं आपको उत्तर लेखन के संबंध में बताने वाला हूँ। और यह जो सिद्धांत है, मैंने काफ़ी अनुभवी शिक्षकों द्वारा जुटाए हैं। यह मेरा खुद का दिया हुआ सिद्धांत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कुछ सिद्धांतों के बारे में जो उत्तर लेखन या प्रभावी उत्तर से संबंधित है कि किसी भी प्रश्न का अच्छा उत्तर क्या हो सकता है या कैसे हो सकता है। ठीक, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है अच्छे उत्तर के संबंध में, उस उत्तर का विस्तार। उस उत्तर के विस्तार के संबंध में आपको एक बात जो ध्यान में रखनी है वो है शब्द सीमा। ठीक है, शब्द सीमा का ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम आपको उत्तर लिखना है। यह बात तो मैंने पहले भी बताई थी। मतलब अगर किसी प्रश्न का शब्द सीमा निर्धारित है, उस प्रश्न के उत्तर को शब्द सीमा से थोड़ा सा ज़्यादा या शब्द सीमा के अंतर्गत ही लिखिए। कम आपको नहीं लिखना है। अगर आप शब्द सीमा से कम लिखते हैं तो आपके अंक कटेंगे। ठीक है, दूसरी बात, इस विस्तार के संबंध में आपको लिखना है क्या, जो पूछा है वही, जो मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, जो पूछा है वही लिखना है। इससे दो बातें निकल के सामने आ सकती है। क्या, एक, अनावश्यक बातें ना लिखें, अनावश्यक बातें ना लिखें। और दूसरी बात जो है, जैसा कि शब्द सीमा के अंतर्गत मैंने कहा था कि कम ना लिखें। दोनों ही बातें आपके उत्तर लेखन के लिए सही नहीं है। जैसे अगर शब्द सीमा पूरी करनी हो, किसी प्रश्न का उत्तर अगर आपको 125 या 150 या 175 शब्दों में लिखना हो, और चूंकि आपके पास उस समय प्रमाण नहीं है उस उत्तर को लिखने के लिए, ठीक है, कंटेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अनावश्यक बातों का समावेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज़ से बचना है। अगर आपको उत्तर नहीं पता तो जितनी बातें पता है उतना ही लिख लीजिए, कुछ तो अंक आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम अनावश्यक रूप से बातें करेंगे तो उस केस में वह पूरा प्रश्न का उत्तर कट सकता है, जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि कम ना लिखें। शब्द सीमा जो भी निर्धारित है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखें। जैसे अगर आपसे कहा 125 शब्द है तो 140 के आसपास, 135 से 140 शब्द के आसपास आप लिख सकते हैं, अगर प्रति लाइन 7 से 8 मुख्य शब्द लिखते हुए चले। तो इस प्रकार से आपके 20 लाइन कवर हो जाएंगे 125 शब्द सीमा को लिखते हुए। ठीक है, तो कम ना लिखें। हाँ, हमको उस संबंध में कुछ बातें पता ही नहीं है तो कुछ किया नहीं जा सकता, उस संबंध में ये करने से बचना है। लेकिन आपको उस संबंध में पूरी नॉलेज है, ज्ञान है, विषय वस्तु है लिखने के लिए, तो आप कोशिश करें कि कम ना लिखें। ठीक है, ये ध्यान रखें। मतलब आपको शब्द सीमा का थोड़ा सा उल्लंघन करते हुए ज़्यादा ही लिखना है। क्लियर है? तो ये बातें ध्यान रखना है किसी भी उत्तर के विस्तार के संबंध में। पहला सिद्धांत, शब्द सीमा और जो पूछा है वही लिखना है, मुद्दे से नहीं भटकना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है उत्तर लेखन के संबंध में, वो है किसी भी उत्तर का संतुलन। किसी भी उत्तर का संतुलन कैसा हो। यह जो संतुलन वाली बात है, यह उस प्रश्नों के लिए लागू होगी जो प्रश्न बहुपक्षीय हैं। बहुपक्षीय प्रश्न मतलब किसी एक प्रश्न में एक से अधिक मुद्दों के बारे में पूछा गया हो या एक ही प्रश्न में एक ही मुद्दे के अनेक पक्ष निकल के आते हो। जैसे कि पिछले हफ्ते के जो उत्तर लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से मैंने एक प्रश्न दिया था, वो था मृदा के बारे में। ठीक, इसमें क्या क्या लिखना था मृदा के बारे में,
मृदा का प्रकार, मृदा संसाधन का प्रकार, मृदा की या मिट्टी की समस्या छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, और मृदा संरक्षण के संबंध में किए गए उपायों के बारे में लिखना था। तो मृदा से संबंधित प्रश्न के 3 पक्ष हो गए। अब संतुलन बनाए रखना है। 10 अंक का प्रश्न मैंने दिया था जिसमें 125 शब्दों में उत्तर आपको लिखने थे। तो देखिए क्या नहीं करना है। अगर आपको किसी भी एक पक्ष का उत्तर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है, जैसे मान लिया आपको आता है मृदा के प्रकार के बारे में सारी चीज़ें, तो ये बिल्कुल नहीं करना है कि मृदा के प्रकार के बारे में वर्णन करते हुए आप पूरा 125 के 125 शब्द लिख लें और अन्य 2 पक्ष को लिखे ही ना, ये आपको नहीं पता है तो लिखे ही ना। या फिर इस मृदा के प्रकार को 90 से 100 शब्दों में लिखते हुए बचे हुई जो शब्द सीमा है 1-1, 2-2 लाइन लिख लिया समस्या और संरक्षण के बारे में, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी प्रश्न के बारे में हमको तीनों पक्ष बराबर के लग रहे हैं, मतलब तीनों पक्षों को बराबर वेटेज देना पड़ेगा। इस प्रकार 125 शब्द सीमा को 3 भागों में विभाजित करते हुए प्रत्येक पक्षों को लिखते जाना है। प्रत्येक पक्ष के पीछे आपको 3-3.5 अंक मिल जाएंगे। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बराबर करना है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसे देखेंगे अगर प्रकार ही लिखने जाएंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत तो बहुत सारे प्रकार हैं मिट्टियों के, है ना, उसमें अब मिट्टी की समस्या ही लिखने जाएंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मिट्टी के संरक्षण में जो किए गए प्रयास है उसके संबंध में सरकारी योजनाओं को लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन किसी भी पक्ष का भार एकदम ज़्यादा और किसी का एकदम कम ना हो, ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अगर आपको प्रकार पता है और आपने 100 शब्दों में सिर्फ प्रकार लिख दिया और बचे हुए जो 2 पक्ष हैं उसे सिर्फ 20-30 शब्दों में लिख दिया, तो आपको इस पक्ष में जितने अंक अलॉटेड हैं, जैसे मान लीजिए 3-3.5 या 4 अंक ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको 4 अंक ही मिलेंगे, ना कि आपने इस प्रकार वाले भाग को काफ़ी ज़्यादा लिखा है करके और आपने शब्द सीमा पूरा किया है इसी पक्ष को बस लिखते हुए, इस वजह से आपको ज़्यादा अंक नहीं मिलेंगे। सिर्फ इस पक्ष के लिए जितने अंक अलॉट होंगे, कितना भी आप अच्छे लिख लिए, कितने भी बड़ा लिखिए, उतना ही अंक आपको मिलेगा, 4 अंक। बात समझ में आई? तो सभी पक्षों के बारे में एक संतुलन आपको रखते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बहुपक्षीय प्रश्नों में ध्यान रखें, सबसे बड़ी चीज़ है ये। यहीं पर बहुत सारे विद्यार्थियों का जो अंक होता है या अंक काटे जाते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि उसने बहुत ही अच्छा ही एक्सप्लेन किया है उत्तर को, लेकिन किसी एक पक्ष को काफ़ी ज़्यादा कर दिया और वो उम्मीद करते हैं कि उनका नंबर मिल जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ज़्यादातर समय ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो छात्र हैं जो कम पढ़ने वाले थे उनका चयन हो गया मुख्य परीक्षा में, और जो उनसे ज़्यादा पढ़ने वाले छात्र थे उनका चयन नहीं हो पाया। कारण वही है कि उत्तर को जिस रूप में ड्राफ्ट करना चाहिए वो उस उत्तर में उस रूप में ड्राफ्ट नहीं कर पाते, ज़्यादा पढ़े होने के बावजूद। क्या होती है, कई बार समस्या ये होती है कि किसी टॉपिक को हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ रखा है और उसके संबंध में प्रश्न कम अंक का आ गया, या बहुपक्षी होने के अंतर्गत हमको उसके संबंध में मात्र 30 शब्द लिखने हैं, 30 से 40 शब्द लिखने हैं, और हमने पढ़ रखा है 200 शब्द के लायक। तो क्या उस समय भावनाएं जो है कंट्रोल नहीं हो पाती और फिर हम लिखना चालू कर देते हैं पूरा कि जितना हमको नॉलेज है यहीं पर हमको दिखाना है। तो अपना नॉलेज दिखाने के चक्कर में आप शब्द सीमा का इस प्रकार से उल्लंघन ना करें, मतलब संतुलन का उल्लंघन ना करें, ठीक है। अगर कोई कम भी पढ़ा है लेकिन अगर उसको उत्तर ड्राफ्ट करना अच्छा आता है तो ज़्यादा पढ़े लिखे या ज़्यादा पढ़ने वाले छात्र से भी वो पहले सिलेक्शन ले लेगा, सिर्फ अपने उत्तर की बदौलत। क्योंकि देखिए, परीक्षक को आपको जज करने के लिए सिर्फ उसके पास आपकी उत्तर पुस्तिका है बस। तो जितनी प्रभावी आपकी उत्तर पुस्तिका होगी उतने ही अंक आपको मिलेंगे, और इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका को प्रभावी बनाने के लिए। चलिए तीसरे पक्ष की बात करते हैं, और तीसरा पक्ष आपका है कि किसी भी उत्तर में तथ्य का होना या प्रमाण का होना, ठीक है। किसी भी उत्तर में तथ्य का होना या प्रमाण का होना।
किसी भी उत्तर को लिखने के लिए आपके पास प्रॉपर तथ्य होना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे प्रश्न मैंने दिया था उसी को लेके बात करता हूँ। सामरी पाठ की स्थिति और भौगोलिक स्वरूप या भौतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला लाइन लिख दिया कि भाई सामरी पाठ जो है वो छत्तीसगढ़ की उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत बलरामपुर जिले में आता है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, साधारण सी बात है, लिख दिया पहला लाइन, हो गई स्थिति। फिर जब भौतिक स्वरूप का वर्णन करने की बारी आई तो उसमें हमने क्या लिखना चालू कर दिया कि भाई यहाँ पर पाठ प्रदेश हैं, काफ़ी उठे हुए पाठ प्रदेश हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। सामरी पाठ है, कभी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपने लिख दिया छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, यहाँ पर पाठ प्रदेश पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी ऊपरी तौर पर हवा में की गई बातों के तौर पे नज़र आ रहा है। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको यहाँ की औसत ऊंचाई लिखनी पड़ेगी, मतलब धरातल से ऊपर उठते हुए यहाँ पर के जो पाठ हैं उसकी औसत ऊंचाई इस रेंज से इस रेंज मीटर तक गई हुई है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी अगर आप बता रहे हैं तो उसका नाम और साथ ही साथ उसकी ऊंचाई भी आपको बतानी पड़ेगी, तभी आपको उस प्रश्न के सही अंक मिल पाएंगे। बात समझ में आई? तो किसी भी उत्तर को लिखने के लिए दो बातों का ध्यान रखें, या तो तथ्य समाहित करें या कोई बात या कोई सिद्धांत आप रख रहे हैं तो उसके पीछे आप प्रमाण ज़रूर रखें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो किसी भी उत्तर में तथ्य प्रमाण होना अति आवश्यक है, इसके अभाव में आपको अंक नहीं मिलेंगे। चलिए, तो ये हो गए 3 सिद्धांत के बारे में। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो तीनों सिद्धांत है उत्तर लेखन के संबंध में, यह जो तीनों सिद्धांत है उत्तर लेखन के संबंध में, यह उत्तर के कंटेंट से संबंधित है। ठीक है, उत्तर के विषय वस्तु से संबंधित है, मतलब उत्तर में क्या क्या समाहित आपको करना है, उत्तर का कंटेंट क्या होना चाहिए उससे संबंधित है तीनों की तीनों। चाहे मैं बात करूं विस्तार कैसे होगा, संतुलन की स्थिति में किस पक्ष को ज़्यादा लिखना है, कम लिखना है या बराबर लिखना है, और तीसरा तथ्य और प्रमाण का समाहित होना उत्तर में। उत्तर के कंटेंट या विषय वस्तु से संबंधित है। चलिए चौथा पक्ष बात करते हैं। चौथे पक्ष के तौर पे अगर बात करूं, चौथे सिद्धांत की बात करूं अच्छे उत्तर का, वो है भाषा। आपकी भाषा कैसी हो। किसी भी उत्तर को लिखने के लिए आपको बिल्कुल जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करना है या साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ठीक है, कुछ लोग साहित्यिक भाषा के चक्कर में इतने खतरनाक डिक्शनरी डेवलप कर लेते हैं कि फिर उसको समझना ही परीक्षक के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति भी बिल्कुल पैदा ना हो। सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए, सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए अच्छे शब्दों का चयन करें। ध्यान रखिए दोनों जो मैंने चीज़ें बोली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या, भाषा से संबंधित शुद्धि। भाषा में शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धि से संबंधित आप दो मतलब निकाल सकते हैं। पहला, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपका, ये नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, ग्रामर व्याकरण में मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, अभी स्पेलिंग मिस्टेक बोलने का तात्पर्य ये है कि भाई अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक मतलब हिंदी के शब्दों में कुछ गलती नहीं करनी, मतलब छोटी की जगह बड़ी, बड़ी की जगह छोटी, छोटू की जगह बड़ाऊ, ये सब नहीं करना है, जिसे हम हिंदी में क्या करते हैं वर्तनी। ठीक है, वर्तनी वाली त्रुटि आपको नहीं करनी है। दूसरी, ग्रामर या व्याकरण में भी आपको गलती नहीं करनी, इन बातों का ध्यान रखें। हाँ, जैसे अगर आप विज्ञान विषय लिख रहे हैं तो उसमें ये कंसिडर किया जा सकता है कि अगर आप थोड़े बहुत शब्दों के मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक कर जाएँ या व्याकरण मिस्टेक कर जाएँ तो वो चलेगा, क्योंकि विज्ञान लिख रहे हैं। लेकिन कोई साहित्यिक सब्जेक्ट है, विषय है, जैसे खुद भाषा की प्रश्न पत्र आप लिख रहे हैं, ठीक है, या निबंध लिख रहे हैं, ठीक है, दर्शन शास्त्र का विषय लिख रहे हैं, समाजशास्त्र लिख रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल भी यह दो बातें कंसिडर नहीं की जाएंगी। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, आपके अंक कटते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट के देखे गए हैं, यह जो अंक कटने का यह जो कारण है शुद्धि, वो बहुत ही बड़ा रीज़न है। ठीक है, भाषा में एक और बात ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि भाषा की प्रवाह, आपके उत्तर का प्रवाह कैसा है, भाषा कैसी है आपकी। प्रवाह से तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी भी भाषा में लिख रहे हैं तो उसमें एक प्रवाह होना चाहिए, मतलब किसी भी लाइन को लिख रहे हैं उस लाइन की लंबाई थोड़ी सी अधिक हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, लंबे वाक्य अच्छा माना जाता है, लेकिन अच्छे वाक्य तभी लिखे जाएंगे जब आपका भाषा का प्रवाह अच्छा होगा। और अच्छे प्रवाह के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी।
ये ध्यान रखिए। खैर, उत्तर लिखने के लिए तो ये बात तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तभी इन बातों को फॉलो करना है। ये सारी सिद्धांत जो है, मैं तब की बात बता रहा हूँ जब आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी है, तब की बात। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है कोई चीज़, तो ये सारे सिद्धांत बिल्कुल भी काम के आपके नहीं है, ये बात दिमाग में रख लीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप बुक पढ़ेंगे, ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ना कि सिर्फ ऐसे नोट्स या कोचिंग नोट्स जिसमें सिर्फ तथ्य लिखे हों, उससे आपके उत्तर लेखन कभी भी नहीं सुधरेंगे। तो एक ऑथेंटिक बुक के तौर पे टेक्स्ट बुक पढ़िए, अच्छे राइटर के बुक पढ़िए, आपका प्रवाह मेंटेन होगा इससे, ठीक है। और साथ ही साथ हर एक आने वाला लाइन जो है वो पिछले बात से, पिछले लाइन से, पिछले वाक्य से लिंक हो और आने वाले लाइन की भूमिका बांधता हो। इस प्रकार भी एक प्रवाह आपको मेंटेन करना है, मतलब उत्तर में आपको लिंक दिखना चाहिए। बात समझ में आई? तीसरी जो बात है भाषा सिद्धांत से संबंधित, वो है शब्दावली। शब्दावली, ठीक है, कि किसी भी उत्तर की शब्दावली कैसी हो, मतलब शब्द का जो चयन करें वो कैसे करें। शब्दों के चयन के तौर पे जैसा कि मैंने आपको कहा है कि एकदम साहित्यिक शब्द का चयन नहीं करना है, एकदम कठिन शब्दों का चुन चुन के प्रयोग या डिक्शनरी हमने बना के रख लिया जिसको हम यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सरल शब्दों का ही प्रयोग कीजिए, लेकिन उस सरल शब्दों में आपको ध्यान रखना है तत्सम, तत्सम हिंदी वाले शब्द होंगे, तत्सम हिंदी शब्द होंगे, ठीक है। जैसे आग को अग्नि लिख दिया, काम को कार्य लिख दिया, अनाज को अन्न लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार तत्सम शब्दों को लिखने के पीछे अंक ज़्यादा दिए जाते हैं और ये सरल भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जो शब्दों का चयन होगा, थोड़ा सा झुकाव जो है चेक करने वाले जो नंबर देते हैं उनका तत्सम हिंदी की तरफ होता है, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, ठीक है। तत्सम हिंदी शब्दों का प्रयोग करें। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है भाषा के सिद्धांत से संबंधित, शुद्धि, प्रवाह, शब्दावली, ठीक। पांचवा और आखिरी सिद्धांत आपको ध्यान में रखना है प्रस्तुतिकरण के बारे में। उत्तर का प्रस्तुतिकरण, अब ये समझ में आ गया होगा प्रस्तुतिकरण किससे संबंधित है, या सीधे सीधे आपके लिखावट से संबंधित है। मतलब अगर किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है तो डेफिनेटली उसको एक तरीके से अधिक वेटेज मिलेगा, मतलब अंक ज़्यादा मिलने के बिल्कुल चांसेस है। अब अच्छी राइटिंग वाले अगर काट फिट करके लिखें, गैप करके ना लिखें, तो उसमें भी उनके अंक कट सकते हैं। लिखावट बोलने का मतलब है कि साफ़ सुथरा आपकी लिखावट होनी चाहिए। एक निश्चित अंतराल में आप अपने शब्दों को जमा कर लिखें, साफ़ सुथरा बिना काट पीट के लिखें, जिससे आपको अधिक अंक मिल सकते हैं। जैसे देखो, खुद सोच के देखिए, अगर आप कोई उत्तर पुस्तिका चेक कर रहे हैं तो आपको कैसा उत्तर अच्छा लगेगा चेक करने में, ठीक है। वो काफ़ी साफ़ सुथरा हो, दिखने में अच्छा लगे, तब आपको पढ़ने का मन करेगा। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, पहली लाइन दूसरी लाइन पढ़ेंगे, उतने में समझ में आ जाएगा कि आपने किस प्रकार का उत्तर लिखा है, आगे वो पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है, अगर किसी का उत्तर अच्छा है तो भी परीक्षक, चेक करने वाला जो परीक्षक है, वो उत्तर पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है अगर साफ़ सुथरा है। तो सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान में रखनी, प्रस्तुतिकरण, ठीक। दूसरी बात, अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे भूगोल के विषय को एक्सप्लेन कर रहे हैं, गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पर भारत के नक्शे का, मानचित्र का ऊपरी भाग बना दीजिए जहाँ से गंगा नदी निकलती है और जहाँ तक जाती है, ठीक है। मतलब गंगोत्री से लेता हुआ आपको एक देवप्रयाग दिखा देना है जहाँ से गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। फिर विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए आपको एक स्थल शो कर देना है, कहाँ, प्रयाग, इलाहाबाद, प्रयागराज, जहाँ पर संगम है। और फिर उसको देखते हुए जो गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो उसकी दो शाखा विभाजित हो जाती है, एक पश्चिम बंगाल की तरफ हुगली नदी और एक चला जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में, और फिर वहाँ पर से चली जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार अगर आप शो कर दें मैप के थ्रू, मानचित्र के द्वारा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा। साथ ही साथ उत्तर को जितना अच्छे से आप प्रस्तुत कर पाएँ, मतलब अगर कोई चीज़ आपको ऐसा है कि जो आपको ध्यान में लाना है परीक्षक के, उसे आप अंडरलाइन कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप अपना प्रस्तुतिकरण या उत्तर को प्रभावी बना सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, ठीक।
इन्हीं सब सिद्धांतों का पालन करते हुए आप कोशिश करेंगे अपने अगले उत्तर को लिखने की। ठीक, जो भी प्रश्न मैंने दिए हैं, एक दिन का समय और है, आप उसे इन्हीं सिद्धांतों को लागू करते हुए उस प्रश्न के उत्तर लिखें। और सबसे बड़ी बात, हर हफ्ते आपको उत्तर लिख के भेजने हैं, मतलब आपको अपनी निरंतरता बनाए रखनी है। तभी आप एक समय के बाद पाएंगे कि इन सब बातों को बिना देखे हुए, बिना ध्यान दे हुए आपके उत्तर में सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। शुरू में इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अलग से, इन्हें सब देखते हुए, लेकिन एक समय के बाद आपके उत्तर में सारी बातें दिखने लग जाएंगी, अगर आप निरंतर रहते हैं तब। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर लिखते जाइए, निरंतर रहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर का जो आंसर आप लिख के भेजेंगे, उसका मैं मूल्यांकन हर एक का इंडिविजुअल करके ग्रुप में डालने वाला हूँ। और जो भी अपने उत्तर आप लिखेंगे उसमें टॉप में अपना नाम लिखना ना भूलें, ठीक है, जिससे मैं अनाउंस कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है आज़ाद CGPSC अकेडमी के नाम से, उसमें ही आपको हर हफ्ते अपने उत्तर भेजने हैं। हर हफ्ते हम ये कोशिश करेंगे कि आपको हर विषय से संबंधित प्रश्न दे पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते मुख्य परीक्षा कार्यक्रम को लेके, अगले दूसरे किसी विषय को लेते हुए। ठीक है, धन्यवाद।